नमस्कार साथियों, आइए हम आज पुनः हमारी इस वीडियो की श्रृंखला में सम्मिलित होते हैं और इतिहास का एक प्रमुख विषय पृथ्वीराज रासो, जो हमारी प्रथम महाकाव्य के रूप में, हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रूप में प्रचलित है, उसके एक प्रमुख विवाद को आज हम इस वीडियो का विषय बनाते हैं। तो हमारा आज का विषय है कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक रचना है या अप्रामाणिक। यह विद्वानों में बहुत ही चर्चित विषय रहा है और हम भी इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान पर के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है, जो उनके समकक्ष समकालीन चंद्रवरदाई, ऐसा माना जाता है कि वे उनके मित्र थे, साथी थे, योद्धा थे और प्रमुख कवि थे। तो उनके द्वारा लिखा गया यह काव्य रहा है। चंद्रवरदाई उस काल में रहे या नहीं, यह ग्रंथ उन्होंने ही लिखा या बाद में लिखा, और इसके यह पृथ्वीराज चौहान थे भी या नहीं थे, यह ग्रंथ कौन से समय में लिखा गया, ऐसा माना जाता है 13वीं 12वीं या 16वीं 17वीं शताब्दी तक लिखा गया। तो यह विविध बहुत से विद्वानों के अंदर एक चर्चा का विषय है। उसी की चर्चा आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे या देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो जो है वो हमारे इतिहास ग्रंथ में माना जाने लगा, क्योंकि ये हमारी एक सामाजिक धारणा है, क्योंकि उस समय में लिखे गए काव्य ही आज इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत रहे हैं। उन्हीं में से पृथ्वीराज रासो भी एक है और इसी के माध्यम से विद्वानों ने इसमें इतिहास जाना। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि काव्य ग्रंथ अलग होते हैं और इतिहास ग्रंथ अलग, क्योंकि काव्यों की रचना रस, विभिन्न प्रकार के भाव, संवेदना आदि को लेकर कवि करता है, लेकिन इतिहास में इन सब के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो के संबंध में कि इसमें कौन कौन से विषय प्रमुखता से रहे हैं। हमारे सामने यह जो पृथ्वीराज रासो को इतिहास में प्रामाणिक और अप्रामाणिक मानने का मुख्य, या ये हम कहें कि यह ग्रंथ सर्वप्रथम जब चर्चा में आया तो उसका प्रमुख कारण रहे कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने जो राजस्थान का इतिहास लिखा, वह इसी ग्रंथ के आधार पर उन्हें लिखा। और हम ये कह सकते हैं कि इस पुस्तक को प्रमाणित, इस चंद्रवरदाई की लिखित पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वह भी हम कर्नल टॉड को ही दे सकते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले इस ग्रंथ में के एक बहुत बड़े भाग का अंग्रेजी में अनुवाद किया और फिर इसमें वर्णित इतिहास को प्रामाणिक मानकर राजस्थान नामक जो है, राजस्थान का जो इतिहास है वो उन्होंने लिख डाला। इस अनुवाद और इतिहास ने भारत और यूरोप के कई विद्वानों को इस महान रासो ग्रंथ के प्रति आकर्षित किया और उसे विचार विश्लेषण और ऐतिहासिक गवेषणा का विषय बना दिया। इनके अंदर हम कई विदेशी विद्वान भी सम्मिलित थे, जिसमें ग्राउज, बीम्स, हार्नले जैसे यूरोपीय भाषाविद भी थे और भारतीय विद्वान भी थे। तो इन्होंने इस पुस्तक के प्रकाश में आने के बाद रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी नामक संस्था ने इसका संपादन और प्रकाशन शुरू कर दिया। किंतु उसी समय इसके अध्ययन के माध्यम से जोधपुर के मुरारी दान चारण और उदयपुर के कविराज श्यामल दास जो थे साहित्य मर्मज्ञ, उन्होंने इसकी ऐतिहासिकता पर शंका व्यक्त की और उन्होंने इसकी घटनाओं के आधार पर इसकी ऐतिहासिकता को प्रामाणिक नहीं माना। पृथ्वीराज रासो का अभी बहुत थोड़े थोड़े से ही अंश छपे थे और ऐसा उन्होंने देखा जब खोज होने लगी तो कुछ बहुत छोटे और कुछ बहुत बड़े ग्रंथ प्राप्त होने लगे। ऐसे समय में डॉक्टर बुलर जो थे, क्षमा करें,
डॉक्टर बूलर जो थे उनको एक पृथ्वीराज विजय नाम की पुस्तक मिली जो खंडित प्रति थी, किंतु इसके अंदर वर्णित घटनाएं और उसकी तिथियों तथा पात्र इतिहास से जो प्राप्त है पात्र उसको अनुमोदित कर रहे थे। और यह देखकर बूलर ने पृथ्वीराज विजय को प्रामाणिक और पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया। और इस प्रकार से पृथ्वीराज रासो का जो संपादन हो रहा था, प्रकाशन हो रहा था, वह एक बार के लिए रुक गया। इस विवाद को आरंभ करते हुए पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने कवि राज श्यामल दास के अप्रामाणिकता संबंधित तर्कों का खंडन किया और उन्होंने इसको वापस पुनः जो है प्रामाणिक सिद्ध किया। ऐसे समय में बाबू श्याम सुंदर दास ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम आदि कवि घोषित करते हुए उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक कृति माना और काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा रासो के संपादन की व्यवस्था उन्होंने शुरू कर दी। अनेक विद्वानों ने इस विवाद में भाग लेकर प्रामाणिकता के पक्ष विपक्ष में अपने अपने मत व्यक्त करने लगे और इस विवाद में इतिहासकारों ने विशेष रूप से भाग लिया। यानी यह एक इतिहासकारों का एक प्रमुख विषय बन गया उस समय चर्चा और गवेषणा का, जिनके अंदर हम कहें महोपाध्याय, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, अमृतलाल शील, डॉक्टर टेसीटरी जो विद्वान थे वे सब इसे अप्रामाणिक घोषित कर रहे थे। ओझा जी ने इसे सर्वथा अनैतिहासिक ठहराते हुए यह कह डाला कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद नाम का कोई कवि ही नहीं था, इसीलिए यह ग्रंथ चंद्रवरदाई का नहीं रचा हुआ है और सर्वथा अप्रामाणिक है। ओझा जी ने इसे जो है भट्ट भणत करके भाट और चारणों के द्वारा लिखी गई अनैतिहासिक रचना माना। इसके विपरीत पंडित मथुरादास दीक्षित जो थे उन्होंने इसे प्रामाणिक ग्रंथ माना और असली रासो नाम से एक रचना का प्रकाशन करवा दिया। अब यहाँ पर बहुत से विद्वानों के जैसे जिसमें रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पंडित मोतीलाल मेनारिया आदि विद्वानों ने रासो को सर्वथा अप्रामाणिक घोषित कर दिया। तो अब यह लगभग मान लिया सा गया कि पृथ्वीराज रासो सर्वथा अप्रामाणिक रचना है। परंतु इसी समय मुनि जिन विजय जो थे उन्हीं को एक अपभ्रंश में 4 छंद मिले जिनमें पृथ्वीराज और जयचंद से संबंधित साक्ष्य लिखे हुए थे। इसके आधार पर उन्होंने यह मत प्रकट किया कि पृथ्वीराज रासो मूल रूप में अत्यंत संक्षिप्त था और अपभ्रंश में रचा गया। बाद में इसे भाषाई परिवर्तन के कारण इसको बाद में रचते रहे और इस कारण से यह प्रारंभिक हिंदी का प्रमुख ग्रंथ बना। इस विवाद खोज के बाद में एक प्रकार से विवाद जो है वह पुनर्जीवित हो गया, क्योंकि पहले तो अप्रामाणिक मान लिया गया, किंतु इन्होंने जिनविजय ने जब ये कहा तो इसको प्रामाणिक माना गया। यदि हम विचार करें तो इसके अंदर पृथ्वीराज विजय जो हमें डॉक्टर बूलर को मिला था वह मूल रूप से समस्या का एक जनक के रूप में रहा, क्योंकि पृथ्वीराज विजय में जो साक्ष्य मिल रहे थे वह पृथ्वीराज रासो से बिल्कुल विपरीत थे और इसीलिए यह समस्या का प्रमुख स्रोत के रूप में माना गया। डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज विजय की खोज कर उसे प्रामाणिक माना और एक अंग्रेज विद्वान कोई बात कहे और उसको उस समय नहीं माने, क्योंकि उस समय तो अंग्रेजी राज्य था तो ये तो असंभव सा था। अतः पृथ्वीराज विजय के संबंध में यह बात विशेष रूप से द्रष्टव्य रही और लगभग ज़्यादातर लोगों ने उसे मान लिया कि हाँ, पृथ्वीराज विजय जो है वही प्रामाणिक है, पृथ्वीराज रासो अप्रामाणिक है। पृथ्वीराज विजय नामक इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के चंद या चंद्रवरदाई नाम के किसी कवि का उल्लेख वहाँ नहीं है। इसी कारण से यह प्रमुखता से हमारे सामने रहा। इस संबंध में बहुत से अन्य विद्वान भी हैं जिन्होंने इसको प्रामाणिक और अप्रामाणिक के संबंध में विवाद का चर्चा का विषय रहा। तो रासो को अप्रामाणिक सिद्ध करने वाले या तो भाषा शास्त्री थे या इतिहासवेत्ता थे। अन्य विद्वानों ने इन्हीं के मत को सही मानकर उनकी बातों का समर्थन किया। डॉक्टर बूलर आदि की दृष्टि मूलतः भाषा शास्त्री व
ही रही थी। ये लोग काव्य स्वरूप और उसके विकास के इस रहस्य को समझने में असमर्थ रहे थे और अधिक प्राचीन और लोकप्रिय ग्रंथ कालांतर में परवर्ती अज्ञातनामा कवियों के द्वारा परिवर्धित होते रहे, ऐसा माना। ऐसे इन्होंने अपनी बात को कहा। और ये इसमें बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश भी कहलाते हैं जो बाद में जुड़ गए। यदि हम इसी विषय पर विचार करते हैं तो तुलसीदास के रामचरित्र मानस तक में कई प्रक्षिप्त अंश जोड़े गए हैं, ऐसा माना गया है। तो कई प्रमुख जो प्रसिद्ध रचनाएं रहती है उनके अंदर ये प्रक्षिप्त अंश वाला जुड़ने वाला जो है समस्या हमेशा से रही है। फिर पृथ्वीराज रासो भी उस समय का तुलसीदास जी से भी सैकड़ों वर्ष पुराना ग्रंथ है। तो इसमें प्रक्षिप्त अंशों की संख्या समावेश होने से इनकार तो नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि भाषा शास्त्री और इतिहासकार यह भूल जाते हैं कि काव्य इतिहास का ग्रंथ नहीं होता। कल्पना की उड़ान, अतिशयोक्ति तथा अन्य कारण उसे इतिहास से पूर्णतः भिन्नता प्रदान करते हैं। किसी के माता पिता के नामों से में भिन्नता होना ऐसा प्रमाण नहीं है कि उसके आधार पर उस पूरी रचना को ही अप्रामाणिक और परवर्ती काल में लिखी गई सिद्ध कर दिया। हो सकता है उस समय उनका जो समाज में प्रचलित नाम हो वो अन्य हो और जो काव्य में रचित है वो भी अन्य हो और बाद में वे अलग नाम से प्रसिद्ध हुए, ऐसा भी माना, क्योंकि इतिहास भी साक्ष्य के आधार पर ही अपनी चीज़ों को ढूंढता है। हम ही काव्य में जो है मूल संवेदना को देखना चाहिए कि वह इतिहास से मेल खाती है अथवा नहीं। मूल बात यह है। इसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो जो है वह 13वीं शताब्दी के अंदर उत्तर भारत में पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा पर लिखा गया रचना है, जिसके अंदर गजनी के शहाबुद्दीन गौरी के साथ अनेक युद्ध हुए थे और वह इसकी मूल कथा है। ये हमें सीधे सीधे मानना है। और इसी संबंध में दूसरी समस्या यह है कि इस ग्रंथ के लगभग 60 हस्तलिखित प्रतियां मिली, जिनका इतिहास या प्रतिलिपि काल 16वीं शताब्दी के बाद का है। ये प्रतियां आकार में काफ़ी छोटी बड़ी है। इसकी विशालतम प्रति में 69 सर्ग और 16,360 छंद हैं तथा इसकी सबसे छोटी जो प्रति है उसमें 1300 छंद है, जिनका विभाजन सर्गों में नहीं किया जा सकता। इन दोनों प्रतियों के 2 भिन्न भिन्न संस्करण प्रकाशित भी हुए। इसके अतिरिक्त जिन विजय को पुरातन प्रबंध संग्रह नामक एक ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ में 4 छंद ऐसे मिले थे जिसके रचयिता चंद बलि दऊ माना गया और यह संभवतः चंद्रवरदाई का ही अपभ्रंश रूप है। इनमें से 2 छंद चंद के और 2 जल्ल के हैं। इन 4 छंदों में से रासो के विशालतम संस्करण में केवल 1 छंद मिलता है। शेष 3 छंद किसी भी प्रति में नहीं मिलते। यह देखकर जिन विजय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वीराज रासो मूल रूप से अपभ्रंश में लिखा है, यह उन्होंने इस आधार पर सिद्ध किया। लेकिन इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि यह ग्रंथ उसी पुराने युग में लिखा गया था और उसके रचयिता चंद बलि दऊ अर्थात चंद्रवरदाई और जल्ल थे। जल्ल अर्थात पृथ्वीराज के चंद्रवरदाई के पुत्र, जिनको बाद में हमने जल्हण नाम से भी माना। और वे अंत में जब गजनी जा रहे थे तब अपने अधूरे ग्रंथ को अपने पुत्र जल्हण को सौंप कर गए थे और बाद में जल्हण ने ही इसे पूरा किया था। अर्थात ये नाम तो यहाँ प्रामाणिक हो रहा है। तो बहुत सारे विद्वानों ने जो प्रामाणिकता के समर्थक थे उनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि विशालतम जो हमें इसके छोटे बड़े जो संस्करण मिल रहे थे, उसके आधार पर हम ये देखते हैं कि उसमें प्रक्षिप्त अंशों का होना स्वीकार कर लिया था। परंतु इतिहासकारों द्वारा उठाई गई ऐतिहासिक घटनाओं, तिथियों, पात्रों के नाम आदि संबंधी आपत्तियों को या तो स्वीकार ही नहीं किया गया था और यदि एकाध को स्वीकार भी कर लिया तो उसके रोचक समाधान भी प्रस्तुत किए। इसका एक उदाहरण यह है। इतिहासकारों का कहना था कि रासों में दिए गए संवतों में तथा इतिहास द्वारा प्रमाणिक माने गए संवतों में लगभग 100 वर्ष का अंतर है। अर्थात रासों का संवत ऐतिहासिक तिथियों के
से 100 वर्ष पहले के हैं और पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने इस अंतर की समस्या को एक बड़े ही मनोरंजन तरीके से समाधान किया। उन्होंने कहा कि आनंद संवत की एक कल्पना सी उन्होंने की या संभवतः कहीं से उन्होंने खोजा, तो उस पर लिखा कि मगध के नंद वंश के शासकों ने लगभग 90 वर्ष के तक शासन किया और इस आधार पर उन्होंने इतिहास में उसको शामिल नहीं किया। अतः यदि प्रचलित संवत में से नंदवंश के शासनकाल के 90 वर्षों को घटा दिया जाए तो इतिहास और को द्वारा प्रामाणिक माने जाने वाली तिथियों को रासों से प्रामाणिक माने वाली तिथियों से 100 वर्ष का जो अंतर था वह समाप्त हो जाता है। तो यह उन्होंने अपने अपने तरीके से उसे ये माना कि यह जो वृहद संस्करण है पूर्ण रूपेण प्रामाणिक रचना है और रासो जैसे सुंदर उदात्त काव्य के प्रति उनके मन में गहरा मोह था, इसीलिए वह उसे प्रामाणिक सिद्ध करने में प्राणपण से जुटे हुए थे। और अप्रामाणिक मानने के जो प्रमुख विषय कारण हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जिस प्रकार से हम कहें कि वही यदि दोनों वर्ग के विद्वान रासों के विशालतम संस्करण को ही सामने रखकर अपने अपने मत को व्यक्त कर रहे थे, इसका कारण था कि उस समय रासों के लघुतम संस्करण उपलब्ध पूर्णतः नहीं हो पाए थे। तो अप्रामाणिक जो मान रहे थे वो इतिहासकार थे या भाषा शास्त्री थे, और इस वर्ग के विद्वानों ने दो प्रमुख आधार माने, जिसके अंदर एक तो घटना वैषम्य और दूसरा काल वैषम्य, अर्थात रासों में वर्णित अनेक घटनाएं तथा तिथियां इतिहास के विरुद्ध है। इन विद्वानों ने अनेक प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों और पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ को प्रामाणिक मानकर रासों के अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां खोज निकाली। उनके अनुसार रासों में दिए गए अधिकांश पात्रों के नाम और अनेक घटनाएं इतिहास से संबंध नहीं रखती, जिसमें परमार, चालुक्य, चौहान आदि क्षत्रिय अग्निवंश से बताए गए हैं, परंतु प्राचीन पौराणिक ग्रंथों और शिलालेखों का आधार पर ये सूर्यवंशी हैं। इसके अतिरिक्त चौहानों की वंशावली, चौहान पृथ्वीराज की माता का नाम और वंश, पुत्र तथा सामंतों आदि के नाम भी इसमें गलत मिलते हैं। यानी पृथ्वीराज रासो जो हमें पुस्तक मिली उसमें इन लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज की माता अनंगपाल की पुत्री नहीं थी तथा कन्नौज के राजा जयचंद भी अनंगपाल के दोहिते जो थे वो नहीं थे। शिलालेखों में जयचंद को गहवार क्षत्रिय माना गया है, जबकि रासों में उसे राठौड़ वंशी माना गया है। तो इसके अतिरिक्त ओझाजी, पृथ्वीराज और जयचंद की शत्रुता का तथा संयोगिता स्वयंवर वाली घटना का भी ऐतिहासिक न मानकर कपोल कल्पित मानते हैं। इतिहास के अनुसार उस समय न तो अनंगपाल दिल्ली का राजा था और न ही पृथ्वीराज की माता का नाम कमला था। पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह भी मेवाड़ नरेश समर सिंह के साथ नहीं हुआ था, क्योंकि प्राचीन शिलालेखों से यह प्रमाणित हो चुका है ना। समर सिंह और पृथ्वीराज के निधन के उपरांत 109 वर्ष तक वह जीवित भी रहा। कौन? समर सिंह, क्योंकि उसके बाद 50 वर्ष तक जीवित रहने के प्रमाण मिलते हैं। इसको भीम जो है ना, गुजरात नरेश भीम चालुक्य ना, वो भी हमें 50 वर्ष बाद तक इसके प्रमाण मिलते हैं। इन विद्वानों के अनुसार रासो ऐसी ही अनेक ऐतिहासिक बातों से भरा हुआ है, अनैतिहासिक बातों से भरा है। रासो के अनुसार शहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले जाया गया, तो वहां पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण मारकर पृथ्वीराज गौरी को मार दिया और फिर वह स्वयं भी वहीं मारे गए। रासो के अनुसार यह घटना 1258 में घटी, परंतु इतिहास के अनुसार गौरी और पृथ्वीराज का अंतिम युद्ध 1268 में हुआ। गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज द्वारा न होकर बाद में गखरों के साथ युद्ध करते हुई। इन्हीं असंगतियों के कारण रासो को पृथ्वीराज के समकालीन रचना न मान लेने के बाद कवियों ने अपनी अप्रामाणिक मानने की इस धारणा को स्थापित किया। इसी कारण हिंदी के अनेक विद्वान अप्रामाणिकता के समर्थक जो थे वो बहुत सारे हो गए।
शुक्ल जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और ना ही साहित्य के जिज्ञासुओं के काम का है। किंतु यदि हम इतने प्रमुख ग्रंथ को इस प्रकार से मान लेते हैं तो यह हमारे लिए साहित्यिक हानि होगी। तो हम जब प्रामाणिक और अप्रामाणिकता की समस्या ने रासों के निर्माण काल को भी विवादास्पद बता दिया। यदि चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का सखा और दरबारी कवि माना जाए तो रासों की रचना 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई मानी जाती है और इसमें पाए जाने वाले भाषा के स्वरूप और कुछ अन्य वर्णनों के आधार पर भी विभिन्न विद्वानों ने इस रचना को भिन्न भिन्न प्रकार से माना है। इन्हीं हम इसके अंदर जब हम ये देखते हैं कि राजस्थान साहित्य के मर्मज्ञ मोतीलाल मेनारिया का कहना है कि 18वीं शताब्दी तक रचे गए किसी भी अन्य ग्रंथ में रासों का उल्लेख नहीं मिला। यदि ये इतनी प्रसिद्ध रचना थी तो कहीं ना कहीं उल्लेख तो मिलना था। इसीलिए इसका रचना काल 18वीं शताब्दी के आसपास का हो सकता है। लीजिए, अब 18वीं शताब्दी तक खिंच गया इसका रचना काल। इसके संबंध में यह भी कहा गया कि चंद्रवरदाई के रासों के छंद पहले इधर उधर बिखरे हुए थे और बाद में इन्हें समेट कर एक ग्रंथ के रूप में किया गया। चित्तौड़ नरेश महाराणा अमर सिंह ने इन छंदों का संकलन करवाया। इसका उल्लेख महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित 9 चौकी पाल पर हमारे यहाँ पर जो है उसके अंदर भी इसका मिलता है कि 1732 में खुदाए गए शिलालेख में है। परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी को चंद के वंशज नेनूराम के पास रासों की एक प्रसिद्ध हस्तलिखित प्रति मिली, जिसका जो है उन्होंने 1455 में इसका निर्माण, इसका आसपास लिखा जाना माना गया। इन सब बातों के अनुसार हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना, जिसके अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो भी प्रमुख थे। तो एक प्रकार से हमारे सामने ये 4 वर्ग बन गए। कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक मानने लगे, जिसके अंदर बाबू श्याम सुंदर दास, मथुरा दास दीक्षित, मोहन लाल, विष्णुलाल पंड्या, मिश्रू बंधु और कर्नल टाड आते हैं। दूसरे कुछ विद्वान थे जो इसे अप्रामाणिक मानने लगे, जिनमें कविराज श्यामल दास, कविराज मुरारी दास, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मारिसन, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा डॉक्टर, और इन सब ने इसको अप्रामाणिक रचना माना और पृथ्वीराज चौहान के समय लिखा गया या न उसके दरबार में चंद्र नामक कोई कवि ही था, यह मान लिया। तीसरा एक है मूल रूप को अप्राप्य मानने वाले, क्योंकि ऐसा माना गया सुनीत कुमार चटर्जी, जिन विजय, अगरचंद नाहटा, दशरथ शर्मा और कविराज मोहन सिंह, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि का यह मानना है कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था और उसी के समय इस ग्रंथ की रचना हुई, परंतु उसका वह मूल ग्रंथ जो है वह आज भी उपलब्ध नहीं हो सका। आज उसके जो विभिन्न संस्करण मिलते हैं वह प्रक्षिप्त अंशों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आचार्य द्विवेदी इसे अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं, परंतु माता प्रसाद गुप्त इस मत जो है भिन्न है। उनका कहना है कि रासो संवत 1400 के आसपास लिखा गया और इसके रचयिता चंद न होकर कोई अज्ञात कवि थे। यह मानना भी जो बात है, अज्ञात कवि मानने वाली जहाँ तक बात है, वह हमें स्वीकार नहीं होती, क्योंकि कोई भी ऐसा कवि नहीं होगा जो इतनी महान, इतनी बड़ी रचना लिखने के बाद अपने आप को प्रसिद्धि भी प्राप्त न करे और किसी दूसरे को चंद्रवरदाई नामक व्यक्ति को उसकी प्रसिद्धि दे दे। तो यह भी बात हमारे गले नहीं उतरती और स्वीकार नहीं होती। और चौथा जो वर्ग हमारे इसमें दिखाई देता है वह मूल रूप से अर्ध प्रामाणिक मानने वालों का, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और जो अन्य कवि, अन्य जिनका अभी हमने वर्णन किया, वे इसमें अर्ध प्रमाणिक मानने वाली रचनाओं के अंतर्गत प्रमुखता से आ जाते हैं। अब हम जो ये चारों मत हमारे सामने आए, जिसका अभी अपने मन प्रामाणिक मानना क्यों, क्योंकि उसके अंदर साक्ष्य मिल रहे थे और उन्होंने अनेक कारणों से इसे प्रामाणिक माना और अप्रामाणिक भी विभिन्न कारणों से उन्होंने इसको माना। इन सब चीज़ों के आधार पर हम ये एक शंका का जो समाधान
हम जिस रूप में करते हैं या मुख्य रूप लास्ट के अंत में हमारे सामने आता है वो यही है कि इसके विभिन्न संस्करण को सामने रखकर हमारे सामने यह अध्ययन आता है और विभिन्न विद्वानों ने इस अध्ययन के आधार पर ही रासो संबंधी अप्रामाणिकता की बातों को बहुत कुछ दूर करने में सफलता पाई है। इस क्षेत्र में जिन विजय और डॉक्टर दशरथ शर्मा का प्रमुख नाम है। जिन विजय ने पुरातत्व प्रबंध संग्रह और पृथ्वीराज प्रबंध नामक प्राचीन संग्रह ग्रंथों के आधार पर 13वीं शताब्दी और के उत्तरार्ध की रचना इसे सिद्ध किया है और दशरथ शर्मा ने रासो संबंधी अप्रामाणिकता के तर्कों का खंडन किया है, जिसके अंदर हम यह ले सकते हैं पहला तो कि मूल रासो न तो जाली ग्रंथ है और ना ही इसकी रचना 1600 के आसपास या उसके बाद भी हुई है, जैसा कि कुछ विद्वानों ने माना। यह 13वीं शताब्दी के अंत में लिखा गया ग्रंथ है, जिसकी लघुतम प्रतियां हमें मिली है। उसमें न तो किसी प्रकार की ऐतिहासिक असंगति मिलती है और ना ही परवर्ती कालीन भाषा का रूप भी हमें मिलता है। इन घटनाओं और पात्रों का उल्लेख भी हमें नहीं मिलता जिसके आधार पर इसे अप्रामाणिक सिद्ध किया जाए। इन प्रतियों में हम कहें जिसको अप्रामाणिक मानते हैं, आबू के अग्निकुंड से राजपूत कुलों की उत्पत्ति संबंधी प्रसंग भी नहीं आया है। इन प्रतियों में जिनके आधार पर यह सिद्ध किया कि यह प्रामाणिक है, इसमें केवल इतना ही उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मा के यज्ञ से वीर चौहान मानिक राय उत्पन्न हुआ था और हमीर चरित्र, सुरजन चरित्र, पुष्कर तीर्थ आदि में भी यह कथा इसी प्रकार वर्णित और प्रचलित है। रासो की विशालतम प्रति में दी गई जिस वंशावली को ओझा जी ने अशुद्ध माना है वह इस लघुतम प्रति में नहीं मिलती। पृथ्वीराज विजय तथा इस प्रति में दी गई वंशावली के कुछ नामों में थोड़ा सा अंतर अवश्य है, तो इस अंतर को महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। अनंगपाल और पृथ्वीराज के शासनकाल और उसकी पारस्परिक संबंधों संबंधी जो अशुद्धि को इतिहासकार महत्व दे रहे हैं वह अशुद्धि इस प्रति में भी मिलती है। डॉक्टर शर्मा इसकी कोई सफाई या उत्तर नहीं दे रहे हैं तो कि इसे अप्रामाणिकता के आधार पर इसको अप्रामाणिक मान लिया जाए, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इस लघुतम प्रति में केवल इच्छिनी के विवाह वाला प्रसंग मिलता है, संयोगिता स्वयंवर का प्रसंग यहाँ नहीं मिलता। तो रासो के लगभग अन्य छोटी बड़ी सभी रचनाओं में संयोगिता स्वयंवर का प्रसंग मिलता है। जो छोटी मोटी रचनाएं मिली उनमें यह प्रसंग हमें मिलता है। पृथ्वीराज की बहन प्रथा और मेवाड़ नरेश समर सिंह के विवाह होने का इस प्रति में उल्लेख नहीं है। जो छोटी प्रति मिली है उसमें इसका उल्लेख नहीं है, तो यह रचना प्रामाणिक जो रचना है उसमें ऐसा उल्लेख नहीं है। और ना ही भीम सोमेश्वर और पृथ्वीराज सोमेश्वर या शहाबुद्दीन शाकंबर सिंह के युद्धों का ही इसमें उल्लेख हुआ है। इस प्रति में केमास वध शीर्षक सर्ग मिलता है। तो केमास वध जो पृथ्वीराज रासो का प्रमुख अंश है, जिसमें पृथ्वीराज के वीर सामंत केमास का वध की कथा का वर्णन है। केमास पृथ्वीराज का प्रधान सेनापति था और यह तथ्य उसमें भी मिलता है, पृथ्वीराज विजय में भी मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रासो संबंधी जो नई खोज हुई उसकी 1300 छंदों वाली लघुतम प्रति के आधार पर रासो को जाली सिद्ध करने वाले सभी आरोपों का निराकरण हो जाता है, जिसमें ऐतिहासिक दृष्टि से न तो घटना वैषम्य संबंधी असंगतियां मिलती है और ना ही काल वैषम्य संबंधी। अतः इस संक्षिप्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा ही रचा गया था, परंतु उसका मूल रूप अत्यंत छोटा था। कालांतर में इसको इतना विशालकाय हो जाने के कारण यह रहा होगा कि इसकी लोकप्रियता से आकर्षित होकर परवर्ती अनेक कवि अपने ऐसे नए नए प्रसंगों को जोड़ते चले गए जिनसे दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान की गौरव वृद्धि हो सके। नए नए प्रसंगों को जोड़ने का यह कार्य सैकड़ों वर्षों तक धीरे धीरे चलता रहा होगा और इसी कारण हमें रासो की विशालकाय सबसे बड़े संस्करण जो है वो हमें मिलते रहे। परंतु इसकी जो लघुतम प्रति की भाषा का जो रूप मिलता है वह उस संक्रांतिकालीन भाषा का रूप है जो अपभ्रंश के क्षेत्र में हिंदी द्वारा घुसपैठ किए जाने से उत्पन्न हुआ। अर्थात उस समय
हिंदी अपभ्रंश के साथ मिलकर अपना साहित्यिक स्वरूप निर्मित करने में लगी थी। इसी कारण इसीलिए पृथ्वीराज रासो को एक ऐसा काव्य माना जा सकता है जिसकी रचना 13वीं शताब्दी के अंतिम भाग में हुई। उसकी मूल रूप बहुत छोटा था, जिसका रचयिता पृथ्वीराज का सखा और चंद्रवरदाई ही था। कालांतर में कवि इसके अंदर अपने प्रक्षिप्त अंश जोड़ते चले गए। अतः हम रासो को हिंदी साहित्य के आरंभिक युग की ऐसी प्रतिनिधि रचना मान सकते हैं जो उस युग में हिंदी भाषा के साहित्यिक अस्तित्व का पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करने में समर्थ हो। अतः इसके जो विद्वानों द्वारा इसका जो पोस्टमार्टम किया गया है वह हमें यहाँ समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इस रचना को हमें साहित्यिक महत्व के आधार पर ही देखना होगा, तभी यह रचना एक महान साहित्यिक रचना मानी जा सकती है। धन्यवाद।